वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे कि खुदा ना खास्ता घर में अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ गया है कि आपको डीप कट लग गया है, तो ऐसी सूरत में खून बहना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। फौरी तौर पर खून को बहने से किस तरह से रोकना है, मैं चाहूँगी डॉक्टर शहजाद इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। खून देखना जो है ये बड़ा एक खौफनाक अमल है। खून आमतौर पे घरों में जब भी कोई नज़र आता है तो सबसे पहले बंदे को परेशानी शुरू हो जाती है। अच्छा, खून रोकने के लिए एक बेसिक सी रूल है, वो आप राइस के नाम से याद रखें, RICE। सबसे पहले रिंस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 3 से 5 मिनट तक अगर उंगली में कट लग गया तो उसको पानी के नीचे रखें। आई से आइस, तो उसको ठंडी चीज़ लगाएं, बर्फ़ लगाएं। C से कंप्रेशन, अच्छा, उसको दबा दें ताकि वो खून वहीं पर रुक जाएगा। और चौथी चीज़ E से बनता है एलिवेशन, अच्छा, आप उस बाजू को ऊपर कर दें। तो आपने पानी डाल दिया, उसके ऊपर बर्फ रख दी, तो आपने अपने जख्म को दबा के रखना है, जख्म को दबा के रखना है जितना मर्जी गहरा जख्म है। अच्छा। और उसके बाद उसको रेज कर देना। इन 4 चीज़ों के, राइस का लफ्ज़ याद रखें। ये तमाम किस्म के जो कट्स लगते हैं हमारे घरों के अंदर, चाहे वो सुपरफिशियल हो, किचन में लगे या किसी और वजह से लगे, उनके लिए बेसिक जब तक मेन हेल्प नहीं अवेलेबल हो जाती, ये की है। ये 4 लफ्ज़ याद रखें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसको अब रिंस करें, पानी में धोएं ताकि इन्फेक्शन ना हो। नंबर 2, उसके बाद उसको ठंडा कोई चीज़ लगा दें, बर्फ़ लगा दें। नंबर 3, उसको कंप्रेस कर दें। और नंबर 4, वो जो लिम्ब है उसको रेज कर दें। ये सब के लिए एक ही मेथड है मोस्टली, ये 90% यही काम करता है। डॉक्टर अबू हसन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जिन अफराद को पैनिक अटैक्स होते हैं, ऐसे शख्स को पता है कि मैं स्ट्रेस में मुझे ये अटैक हो सकता है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना उसको ज़रूरी है? देखिए मिस नबिया, पैनिक अटैक्स में पेशेंट्स का इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल बीमारियों को जितनी अवेयरनेस के साथ ठीक कर सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ नहीं। आपको अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि आपको अगर पैनिक अटैक हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, या आपको इवन अगर कोई मेजर साइकेट्रिक इलनेस है, तो उसके बारे में भी अवेयरनेस आपकी बीमारी को कम करती है। सेकंड, कि आपने अगर आपके साथ कोई मसला है तो आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आप अगर प्रॉपर अपने पैनिक अटैक्स के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए डॉक्टर से रजू करते हैं, दवा लेते हैं और काउंसलिंग लेते हैं, तो आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। क्योंकि मेडिसिन प्लस CBT और जो थेरेपीज़ हैं, साइकोथेरेपीज़ हैं, वो पेशेंट्स के अंदर जो है वो बहुत बेहतरी लाते हैं। अभी जब एपिलेप्टिक फिट की बात हो रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ता है और मिर्गी टाइप के जो दौरे पड़ते हैं। इसमें क्या किया जाता है घर में? घरों में अमूमन जो मैंने गांव देहातों में देखा है, उसको या तो धुनी देते हैं, अच्छा, या उसको जूता सुंघाते हैं, भी देते हैं, बांधते नहीं है शायद, लेकिन सांस बंद कर देंगे, इस तरह के जो है वो टोटके करते हैं। ये ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे पेशेंट को नुकसान ही होगा। हाँ, पेशेंट की आप हिफाजत करें। दूसरा, एपिलेप्टिक फिट अगर पड़ता है तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि पेशेंट जहाँ खड़ा है वहीं गिर जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर है तो आप अपनी जगह देख के गिरेंगे, सही? तो हमें इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी कि आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप जो मलिंगरिंग है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो साइकोलॉजिकल उसमें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फैमिली को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर तो नहीं है। अमूमन पैनिक अटैक्स आप देखें हमारे यहाँ घरों में बूढ़ी औरतों को, घरों में माओं को, बहुओं को, बेटियों को, इस तरह के जो जहाँ पर रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम होते हैं, इस तरह के फिट्स पड़ते हैं, तो उसमें ये देखना है कि क्या ये फिट जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर में, या ये कोई साइकोलॉजिकल जो है कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हेल्प की ज़रूरत है। तो उसको आइडेंटिफाई करके आप डॉक्टर से रुजू करें, तो इन मसलों को तो हल किया जा सकता है। डॉक्टर अबू हसन, एक हमने सूरत हाल ये भी देखी है कि अक्सर जिन लोगों को एंजाइटी या स्ट्रेस हो जाती है, अक्सर सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है जब बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक होता है। तो उस सूरत में आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो कि मुझे भी एक बार ये पैनिक अटैक हुआ था या वो क्या था। आई वाज इन स्टूडियो और वहाँ पे कुछ पेंट्स वगैरह हो रहे थे और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता लगा कि जैसे मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है।
और वो इतना स्वेर हो गया, वो इतना बढ़ गया कि मुझे एक्सट्रीम ऐसा लग रहा था कि मुझे अब शायद सांस नहीं लिया जाएगा, और वो इतनी वर्स्ट कंडीशन होगी कि जो मेरे आसपास की ख़वातीन थी वो रोना शुरू हो गई घबराहट में, और मुझे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। और वहाँ पे एक सिंपल चीज़ है कि शॉपिंग बैग के ज़रिए जो है वो मेरा जो दोबारा मेरी सांस थी वो नॉर्मल की गई। तो अगर ये भी आपको जो है प्रैक्टिस अगर घर में लोगों को पता हो तो आप कर सकते हैं फौरी तौर पे। होता ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस या आपको पैनिक अटैक हुआ है तो आपकी ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन कम होती है, बहुत ज़्यादा सर्द इलाके हैं, बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, या जिस तरह आप कह रहे हैं पेंट हुआ है या कोई ऐसी अनयूजुअल सी सिचुएशन है जहाँ पे आपको सांस लेने में इशू होता है, तो आपको लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी सांस बंद होगी। तो डीप ब्रीथिंग, आप नाक के जरिए, मुंह के जरिए सांस को ग्रेजुअली 5-10 दफ़ा खींचें, पहले नाक के जरिए फिर मुंह के जरिए। तो उससे क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन बहाल होएगी। खुली जगह पे आ जाए, सही, तो आप डीप ब्रीथ करते रहेंगे तो आप देखिएगा 2 से 4 मिनट में अमूमन पैनिक अटैक्स का जो इंटेंसिटी का टाइम है वो 8 से 10 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है, और उसमें वो ठीक हो जाता है अगर आप अपने आप को इस तरह करते हैं। लेकिन अगर आपने पहले तैयारी किया कि कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा, तो आप किसी भी सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शहजाद, जो लोग ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया में अक्सर फैमिली के साथ जब ट्रिप करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनमें से जिन अफराद को सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो ट्रैवल करें? देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब सडन राइज ऑफ एल्टीट्यूड है, फ़ौरन बंदा 5,000-3,000 फुट की बुलंदी से 12,000 फुट की बुलंदी पर चला जाएगा अपनी गाड़ी में। और वो ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनको अस्थमा की या इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है, उनको ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो तरीका उसका भी यही है कि जैसे होता है कि हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, हम ज़्यादा ज़ोर से सांस लेते हैं पैनिक में आके, वो और हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो आपस में चेंज हो जाता है। आपने जैसे जो शॉपर वाला जिक्र किया, वो घर में भी पॉसिबल है कि आप एक लिफाफा लेकर भी अगर आप उसको मुंह पे चढ़ा दें, हमारी जिस्म के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाएगी तो भी वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो यही वहाँ पे कहीं बैठ जाएं आराम से, क्योंकि चलेंगे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाके तो एक्सर्शन ज़्यादा होगी, उससे सांस लेने में मज़ीद प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ कहीं पे बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता डीप ब्रीथ करेंगे तो सांस उनकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो बर्निंग के वाक़यात होते हैं, डॉक्टर सानिया हमें बताइएगा कि जो हमने जिस तरह की बात की कि सबको साइकोलॉजिकली सबसे पहले ये खौफ होता है कहीं ये खुदा ना खास्ता इसके निशानात ना रह जाएं, तो रिकवरी का जो टाइम है वो बच्चों में जिस तरह के चाय गिरने के वाक़यात हो गए या किचन में हो गए, वो सेम होता है, या बच्चे जो हैं वो इनके जो निशानात हैं वो जल्दी उससे चले जाते हैं, या सेम प्रोसीजर होता है? देखिए, बड़ों में और बच्चों में हर चीज़ में डिफरेंस है। अच्छा। बच्चों की जो बड़ों की बॉडी है उसके कंपैरेटिवली बच्चों की बॉडी रिकवरी जल्दी बेहतर हो सकती है। एक चाय का कप बड़े का कम हिस्सा जला रहा है और वही चाय का कप बच्चे का ज़्यादा हिस्सा जला रहा है, तो उसमें सिचुएशन की सिवियरिटी बढ़ जाती है। बड़ों का अगर सिर्फ एक बाजू जला या टांग जली, तो बच्चों का हो सकता है पूरा पेट और टांग और बाजू जो हिस्सा सामने है वो जल गया है। ठीक है, तो बच्चों के सिलसिले में किसी किस्म की भी देरी नहीं करनी चाहिए। फौरन से उनको कूल करें, वॉश करें एरिया 15-20 मिनट का। पॉलीफिक्स प्लस आपके पास है, अपने फर्स्ट एड बॉक्स में से जैसे सर ने बताया उसको एक्सेसिबल जगह पे रखें, जो किसी भी पैनिक में आपको पता हो कि सामने पड़ा है, उसको ढूंढना ना पड़े। सही, बच्चे को लगाएं, उस दौरान में उसकी थोड़ी सी पेन भी सेटल हो जाएगी और फौरन से उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और एक चीज़ हमारे लोगों का बड़ा मिथ है, हम पेशेंट को कंफर्ट केयर के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अगर आपको एडमिशन एडवाइस किया जा रहा है तो काइंडली उस बच्चे को वहाँ पे रखें, ये उसके बेहतरी के लिए जरूरी है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। बच्चों में अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो ठीक है। डॉक्टर ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली हम ये भी बात करेंगे कि जब भी हम जिंदगी में किसी हादसे या एक्सीडेंट से गुजरते हैं तो उसके बाद हमारी काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी ज़रूरी हो जाती है, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं और मुख्तलिफ इंसिडेंट के ऊपर बात हुई कि कैसे फर्स्ट एड फौरी तौर पर दी जा सकती है। डॉक्टर सनिया, इससे पहले हम बात कर रहे थे आग लगने का वाक़यात, तो घर में खुदा ना खास्ता या कहीं पर भी आप या किसी बिल्डिंग में है, तो अगर इस तरह का वाक़या पेश आता है तो जो धुआं होता है उससे भी हमने बचना है, तो किस तरीके से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं और वो बिल्डिंग से आपने बाहर कैसे निकलना है, इस बारे में भी बताइएगा। इसमें भी सबसे पहले अपने हवास को काबू में रखें, जलने के अमल को रोक सकते हैं, रोकें, और फौरन से जो भी विक्टिम है या अगर आप किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं अपने आप समेत फौरन से उस कमरे से बाहर निकलें। ठीक, उस जगह से बाहर निकलें। खिड़कियां दरवाजे अगर छोटी जगह है और धुआं नहीं है तो आप सबसे पहले खिड़कियां भी खोल सकते हैं, लेकिन जलने के अमल को रोकने के बाद, उसको ठंडा करने के बाद। और अगर आपको लगता है कि धुआं बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले उस जगह से बाहर निकलें ताकि आपकी सांस में दुश्वारी ना हो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल ना कर लें, वो सांस में ना चला जाए। उसकी पॉइजनिंग जब हो जाएगी तो जलने से ज़्यादा उसके असरात आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और जान जाने का खतरा भी उससे बढ़ जाता है। और जितनी जल्दी मुमकिन हो हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट है वो हो सके। ठीक, डॉक्टर अबुल हसन, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि अगर कोई भी हादसा या कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके असरात काफ़ी देर तक हमारे जहन में रहते हैं और वो हादसा या वो खौफनाक लम्हा हमारे एक खौफनाक ख्वाब की तरह हमारे साथ रहता है। तो उस हादसे से सर्वाइव तो हम कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं उनसे हम कैसे मतलब एक नॉर्मल लाइफ में हम कैसे वापस आ सकते हैं? देखिए मिस नबिया, हमारे यहाँ अल्लाह की शुक्र है कि सबसे बड़े वाक़यात जो ट्रॉमेटिक होते हैं वो किसी अपने लविंग वन का खो जाना है। आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, किसी हादसे में किसी के साथ भी नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए एक बड़ा अच्छा सिलसिला है, लोग जनाजे पे आते हैं, 1 2 दिन 4 10 दिन बैठते हैं, बात करते हैं। ये जो बातचीत है ये बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी के अंदर कोई डिप्रेशन का फेज़ में चला जाता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत है। ये ब्रीफमेंट पीरियड है किसी भी लॉस की सूरत में, चाहे वो लॉस जो है आपका डेथ्स की सूरत में है, जॉब से रिलेटेड है, रिलेशनशिप के हवाले से है, या डिवोर्स का मसला है, या कोई भी ऐसा मसला हो सकता है। तो उसमें दोनों जिनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो हमारे पास जितने भी काउंसलर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे जाके बातचीत लाजमी करें, क्योंकि आपको एक बेहतर सलूशन मिलता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल हेल्प है वो बारहा एक लेमैन अप्रोच से बहुत बेहतर है। तो हम घर में तो ठीक है बातचीत करते हैं और घर में जिस तरह हम देख रहे हैं फर्स्ट एड के हवाले से भी हम तैयारी करते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं फौरी तौर पे हेल्प के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसी तरह आप काउंसलिंग सेंटर जाएं, आप रिहैब सेंटर्स जाएं, आप जाके डॉक्टर से बात करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस मसले से निकल आएँ। बाज़ दफ़ा बच्चों के साथ जो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें आप देखें अब्यूज़ के मसले हैं, फ़िज़िकल अब्यूज़ के मसले हैं, रेप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इवन मेल फीमेल बहुत बच्चों के साथ ये मसाइल होते हैं। सम टाइम वो बच्चों के साथ बहुत लंबे अरसे तक रहता है। हम ये समझते हैं कि हमने बच्चे को थोड़ी देर के लिए बला फुसला लिया, लेकिन आप ये देखिए उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और वो बड़े लंबे अरसे तक जाता है। तो उसमें एक प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए इसको इस मसले के साथ कोप करना या इसको लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हीलिंग है, आप देखें किसी भी हवाले से है, हर मसले के लिए जो है अल्लाह ताला ने हमारे जो है वहाँ पे रेमेडी रखी है। की अलामात या सिम्टम्स जो हैं वो क्या हैं और कैसे उसको आपकी फैमिली मेम्बर जो हैं वो जज कर सकते हैं या पहचान सकते हैं? एक तो मैं पहले ये हार्ट के हवाले से बात करूं, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी नुकसान देखा है। आपके घर के अंदर यंगस्टर्स अगर स्मोक करते हैं तो वो हाई रिस्क हो सकता है हार्ट अटैक का। सही, आप कभी भी इग्नोर ना करें, ये सिर्फ बुज़ुर्गों को हार्ट अटैक नहीं होता, नौजवानों को भी होता है। अल्लाह ताला ने हार्ट अटैक से पहले सिग्नल्स रखे हुए हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हों तो प्लीज़ डिले ना करें। हमारे डॉक्टर इमरान को आप जानती होंगी, तो हमने उनके सिग्नल्स आ रहे थे, उन्होंने खुद इग्नोर किया, बताया। उनको जो है बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती थी, पाल्पिटेशन बढ़ जाती थी और उनको जो है सांस लेने में मुश्किल हुई।
उनको उनकी फैमिली ने कहा कि आप जो है डॉक्टर को दिखाया, नहीं कोई मसला नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो बढ़ते 2-3 दिन गुजरे और उनको जब हार्ट अटैक हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो सिग्नल्स जब आ रहे हो तो आप प्लीज ये ना डरें कि डॉक्टर के पास जाना। हमारा है कि अक्सर जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिल घबरा रहा है तो हमारे यहाँ ये कहके ठंडी हवा में चले जाएं, तो ठंडा दूध पी ले, ठंडा शरबत पी ले तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर इस तरह का मसला है फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, जाके अपना चेकअप करवाएं। अच्छा, जैसे गाँव देहातों में अगर नहीं है हमारे पास डॉक्टर की फैसिलिटी तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमारे पास किट हो जिसमें डिस्प्रिन का इस्तेमाल या बाकी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से फिर ये सदमात आते हैं, बड़ा सदमा, बड़ा शौक हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट है या कोई इस तरह का बड़ा मसला है जिससे आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट करती है, बहुत मुतासिर होती है। तो उस सदमे से बचने के लिए प्लीज़ काउंसलिंग की तरफ आएँ। कभी भी काउंसलिंग या डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई पागलपन होना नहीं है। हम हेल्प के लिए जा रहे होते हैं, तो जब हमें हेल्प मिलती है किसी भी शख्स से तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल हेल्प आपको इस चीज़ से निकाल रही होती है। फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं, आप जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं, तो उसमें हमें नहीं पता होता। मिस नबिया, अब हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम है जो साइकेट्रिक इलनेस है, तो प्लीज़ साइकेट्रिस्ट इलनेस के हवाले से हमें ये पहचानना है कि ये बीमारियां हैं और हमें बीमारियों के बारे में जानना भी होगा। हमें बाकी बीमारियों के नाम आते हैं लेकिन हमें साइकेट्रिक इलनेसेस के नाम नहीं आते। हम सिंपल दो या कहते हैं एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, और ये नहीं होता। बाज़ दफ़ा बहुत बड़े मसले होते हैं जिनके लिए ट्रीटमेंट लेना, डॉक्टर के पास जाना, रिहेबिलिटेट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उससे बहुत बेहतरी आ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और वाक़या या खौफनाक सूरत हाल की हम बात करेंगे। हड्डी का खुदा ना खास्ता टूट जाना किसी एक्सीडेंट की सूरत में, या अगर ये हादसा या ये वाक़या घर में पेश आ गया है, फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है? अच्छा जी, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, अगर आप इजाज़त दें तो सदमे की सूरत में, अब इमीडिएट सदमा क्या होता है, किसी नियर एंड डियर की डेथ होगी फैमिली में जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई ना कोई बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। अब वहाँ पे हमें क्या करना है? साइकोलॉजिकल हेल्प की बारी तो बाद में आएगी। सबसे पहली बात, उस जगह को क्लियर करें जहाँ पे वो गिरे, उसके इर्द गिर्द मजमा ना लगाएं। नंबर 2, बाज़ औक़ात वो वेज़ो वेगल शॉक की टाइप चीज़ होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस बंदे के टांगों के नीचे 2-3 तकिए डॉक्टर मैं चाहूँगी ब्रेक से जब वापस आएँ तो हम ज़रा इस पर डिटेल से गुफ्तगू करते हैं कि ब्लड प्रेशर खुदा ना खास्ता लो हो जाने की सूरत में या शूट कर जाने की सूरत में घर में फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस ब्रेक में हम आपसे जिक्र करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर घर में किसी के गिरने का अगर कोई स्वेयर हादसा पेश आ गया है जिससे आपको लग रहा है कि हड्डी के टूटने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो उससे कैसे आपने बचना है, फर्स्ट एड कैसे दी जा सकती है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर सनिया हम ये भी बात करेंगे कि जो ब्लड प्रेशर शूट अक्सर पेरेंट्स का कर जाए या लो हो जाने की सूरत में फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम हड्डी टूटने की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर घर में यूजुअली ख़वातीन उम्र के 30-35 साल से ज़्यादा की उम्र में या जब वो बुढ़ापे की तरफ जा रही होती हैं या एज ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम की काफ़ी कमी है सबके अंदर। यूजुअली वॉशरूम में स्लिप होने की वजह से, एक तो स्लिपरी चप्पल पहन के गीले वॉशरूम पे या गीले फर्श पे फिरने से स्लिप होते हैं और कोई ना कोई फ्रैक्चर सस्पेक्ट करते हैं। इस सिलसिले में जो बहुत शदीद पेन है और हम खुद से उसको मैनेज करते हैं, नो डाउट सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास यूजुअल पेन किलर होनी चाहिए। पैनाडोल हो, डाइक्लोरैन जो एक रेगुलर पेन किलर है वो आपके पास हो घर में, सबसे पहले वो खाएं। और अगर पाँव पे शक है तो पाँव के नीचे 2 तकिए रख के पाँव को ऊंचा करके बैठें। अगर आप उसको लटका के बैठेंगे तो उस पर सोजिश बहुत बढ़ जाएगी, तो वो मज़ीद खून की गर्दिश वहाँ पर जाने में रुकावट बन सकती है। और जैसे ही कोई हेल्प आपको मिलती है, पेशेंट को मोबिलाइज करें हॉस्पिटल की तरफ। बट ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन अगेन इस बात का ख्याल रखें कि पाँव नीचे नहीं लटकाना। इसी तरह अगर गिरने से कोई कोनी या बाजू लग जाता है, जहाँ पर फ्रैक्चर आपको लग रहा होता है कि हो गया, वहाँ पे फ़ौरन सोजिश हो जाती है या आपको थोड़ी सी डिफॉर्मिटी लगती है, हड्डी टेढ़ी हो गई है, दर्द तो डेफिनेटली है। पेन किलर के साथ उसका हाथ ऊंचा कर दें, बाजू ऊंचा कर दें, पेशेंट को खुद पकड़ ले या यहाँ अपने कंधे पे अपने दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट कर ले। पाँव है, टांग है तो उसके नीचे 2 तकिए रखते हैं, वो सीधी करके ऊंचा रहे ताकि वो उस पर मज़ीद सोजिश ना आए,
डेफिनेटिव प्लास्टर या जो भी सर्जरी का अमल है वो होने से पहले। दूसरी चीज़ आपने बात की, घर में यूजुअली जो ओल्ड एज लोग हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं मौजूद हैं, वालिदैन हैं, उनका हमें पहले से पता होता है यूजुअली कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है। उनका एक मेडिसिन का बॉक्स उनके बेड साइड पर पड़ा होता है। उनका ये मेक श्योर करें हम सबसे पहले कि वो अद्वियात अपनी टाइम पर ले रहे हैं। उसके बावजूद अगर किसी टाइम पे वो सर दर्द की शिकायत करते हैं या दिल घबराने की शिकायत करते हैं, तो सबसे पहले बीपी अपरेटस डिजिटल हमारे घरों में मौजूद हैं। सिर्फ बाजू पे लगाना है, बटन दबाना है, ब्लड प्रेशर मिल जाएगा। उस सूरत हाल में अगर आप ऑलरेडी डोज अपनी वो मॉर्निंग की ले चुके हैं तो देयर इज़ नो हार्म, आप एक गोली उनकी रिपीट कर लें। गोली रिपीट करें, हाफ आवर में ब्लड प्रेशर लें और इस दौरान में उसे उनके डॉक्टर से रब्ता करके उनके डॉक्टर पे ले जाएं, ताकि आप किसी भी किस्म के मजीद कॉन्सिक्वेंसेस जिसमें शरीयान का फट जाना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, इन चीज़ों से, इन नुकसानात से हम बच सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि किसी भी यंग बंदे में, बच्चे में, लड़की में कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन देखी या बीपी ड्रॉप हो गया, उस सूरत हाल में जब वो गिर जाते हैं नीचे ऑल ऑफ अ सडन, अगर तो आप करीब हैं तो सबसे पहले सर को पकड़ें, सर किसी जगह पे जाकर हिट ना हो, कोई हेड इंजरी ना हो जाए, मजीद नुकसान कोई ना हो। और दूसरा जो है, पल्स चेक कीजिए और फ़ौरन से उनकी टांगों को आप हाथों से पकड़ के ऊंचा करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के पास आएगी, कॉन्शियस रिगेन हो जाता है। ये दो मोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी तो डेफिनेटली वो सर ने आपको काफ़ी डिटेल में इसका एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर हम इन चंद कैसे मेक श्योर हम कर सकते हैं, अगर चाहे कोई बड़ा है या छोटा, या खुदा न खास्ता अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने की सूरत में कोई उसका सिम्टम हमें आया होगा, या फौरी तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि बज़ाहिर तो कोई इंजरी नहीं आए लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई इंटरनल इंजरी हो या इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस बारे में भी? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले रंग पीला पड़ जाता है और बंदा बेहोश हो जाता है। ये बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेटर है। किसी किस्म की कोई रेमेडी नहीं करनी, इमीडिएटली कॉल एम्बुलेंस 1122 या अपनी गाड़ी निकालें और पेशेंट को रिलैक्स होकर फ़ौरन से पहले करीबी हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके जाएं। किसी छोटे क्लिनिक में नहीं, प्रॉपर हॉस्पिटल में लेके जाएं। ओके, वी हैव सो मेनी ओपीडीज एंड क्लिनिक्स नियर बाय, लेकिन हमें किसी मेजर हॉस्पिटल में जाना। अच्छा, चूंकि बहुत ज़्यादा ऐसी फैंसी चीज़ों की तरफ जाना जो आपके लिए नुकसानदेह है, जैसे लड़कियां लड़के डाइटिंग्स की तरफ जाते हैं, वज़न कम करने की तरफ जाते हैं और फिर खाना पीना छोड़ देते हैं और सारी सारी रात बात करते हैं, सारी सारी रात जागते रहते हैं। जब आप नेचर के अगेंस्ट चलोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा। आप कोशिश करें कि रात में सोएं और सुबह में उठ जाए, सारा दिन काम करें। आप जो भी करते हैं, स्टूडेंट हैं, काम करते हैं, आप उसके मुताबिक चलें। दूसरा, घरों के अंदर वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने बेटे और बेटियों दोनों को काम करने की आदत डालें। जो भी फिजिकल वर्क करता है आपका बच्चा, उसके अंदर एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। क्यों? जब आप फिजिकल वर्क करते हो आपका एंडोर्फिन लेवल जो है वो बढ़ता है, आपके अंदर एक केमिकल पैदा होता है जो आपको रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन कम होता है। लेकिन जो लोग बैठे रहेंगे, मोबाइल पे बैठे रहेंगे, 10-12 घंटे स्क्रीन टाइम रखेंगे, उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। प्लीज़ नेचर के अगेंस्ट ना चलें, नेचर के मुताबिक चलना शुरू कर दें, आपके मसाइल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर सनिया, हमने चूँकि बर्निंग की बात की है हमारे पूरे प्रोग्राम में, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जब लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं या यूनिट में पहुँचते हैं तो वो घर में ऐसा टोटका या कोई हर्बल चीज़ वो कर आए होते हैं जिसकी वजह से उनका जो मूड है वो और ख़राब हो चुका होता है। सबसे कॉमनली पेशेंट क्या करते हैं, हमारे पास जब आते हैं तो वो नील की बोतल ऊपर गिरा कर आ जाते हैं। ये बहुत डिज़ास्टर्स है। जब आप हॉस्पिटल आ रहे हो तो काइंडली सिर्फ उसको पानी से धो के आएँ, उस एरिया को ठंडा करके आएँ, ठीक है। हमने जब पेशेंट पहुंचना होता है उस पेशेंट को उस एरिया को असेस करना है कि कितनी परसेंटेज जल गई है। ट्रीटमेंट उस परसेंटेज के मुताबिक शुरू होता है। जो एरिया नील है उसके अलावा भी नील डल गया, अक्सर वो बहुत थोड़ा एरिया होता है और उस पर 30% पे डला होता है नील, ना डेप्थ का पता चलता है क्योंकि हमने रंगत देखनी होती है, एरिया देखना होता है। ये काम ना करें, सिर्फ पानी से धोएं और पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल मोबिलाइज करें टुवर्ड्स हॉस्पिटल और अपने हवास पे काबू रखें। उसका सबसे बेस्ट तरीका डॉक्टर साहब ने बताया है, रात की नींद लें, सुबह में जागें ताकि आपकी बॉडीज़ में जो हार्मोन का बैलेंस है वो मेंटेन रहे, आपकी कंसंट्रेशन रहे काम पे, आपको पैनिक्स अटैक्स ना आए, आप नॉर्मलाइज रहें चीज़ों को। फर्स्ट एड बॉक्स को एक्सेसिबल सामने जगह पे जो घर में हर एक को नज़र आ रहा है और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर रखें। पॉलीफिक्स प्लस की ट्यूब रखें,
पैनाडोल की गोली रखें, डिस्प्रिन और एनजीसेट की गोली ज़रूर रखें, और कोई भी कॉटन बैंडेज, स्टरलाइज्ड, ये चीज़ें रखें। इन केस ऑफ एनी के खून कट लग गया, उसको फ़ौरन से वॉश ज़रूर करें। किसी कीड़े ने काटा, उसको फ़ौरन वॉश करें। अगर कुछ लगा भी है तो टॉक्सिन्स तो रिमूव करें बॉडी से। उसके बाद immediately seek help from a qualified personnel, neighborhood से नहीं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। जाने से पहले आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बच्चे अगर घर में मौजूद हैं तो बच्चों पर लाजमी तौर पर नज़र रखें कि वो कोई ऊट पटांग चीज़ ना निगल लें या खा लें। फर्स्ट एड बॉक्स में तमाम ज़रूरत की जो मेडिसिन है वो लाजमी रखें, ताकि किसी अल्लाह ना करे कि किसी भी खौफनाक सूरत हाल में आपको पता हो कि आपने क्या करना है। और ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जानें, सीखें कि क्या किया जा सकता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आपको पता हो कि फ़र्स्ट एड मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरीके से दी जा सकती है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।